जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार। हम सब अपने भाग्य के लेखक हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है तो खुद का किया हुआ हम लोग चूंकि भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय जब बीत जाता है खुद का लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला पड़ जाता है। हम लिखते अपना भाग्य स्वयं, पर समय जब बीत जाता है खुद का लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला पड़ जाता है। इसलिए नियति को मत कोस, अपना हंसता अक्षर पहचान। तू मेहनत कर इंसान, तेरे संग है रे भगवान। वास्तव में अगर कोई मूल मंत्र है किसी भी प्राप्ति का, तो वो मेहनत है, मेहनत है और मेहनत है। समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाता है समय तूफान प्रबल जिसमें पर्वत झुक जाता है। इस दुनिया में समय गवाया करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इस में इतिहास बनाया करते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं और जनसंख्या के रजिस्टर में अपना नाम लिखा के चले जाते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में अपने कारनामों से इतिहास में अपना नाम दर्ज करके चला जाते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो अपने शानदार जीवन से दिलों में बस जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनने से ही हमारे अंदर जुनून, जज्बा, हौसला और कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागती है। एक ऐसा ही नाम है जो आप इस गीत से अनुमान लगा पाएंगे। लेके होठों पे हंसी, रख के दिल में हौसला। लेके होठों पे हंसी, रख के दिल में हौसला। उसने टुकड़े भारत को था जोड़ा, उस हस्ती को करते हैं नमन, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के दास्तान को जानेंगे। हम जानेंगे उनके कारनामे, हम जानेंगे उनके बिना भारतीय इतिहास का पन्ना बेरंग है। आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिंदगानी के साथ हम लोग कुछ सीखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम इतने में ही पूरा नहीं होता है। जन्म के बाद तो हमारे माता पिता हमारे लिए नाम चुनते हैं, लेकिन हम अपने सुंदर काम से कुछ ऐसे उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जो हमें दुनिया हमारे
काम वाले नाम से जानती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम बोलने से इनका नाम पूर्ण कभी कहां हो रहा है। इनके नाम में जब जोड़ेंगे भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, बारदोली का सरदार, बोरसद का राजा और उपाधियों की बात करें तो कई उपाधियां इनके नाम हैं। आइए जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि न जाने भारत की मिट्टी में क्या अनूठापन है कि यहां तमाम असुविधाओं के बाद भी महान आत्माएं यहां जन्म लेने के लिए तरसती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एक किसान परिवार में होता है जो कुर्मी जाति से संबंधित था। और कहते हैं जिस किसान परिवार में इनका जन्म हुआ वो जमीन से जुड़ा परिवार था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म से लेकर के मृत्यु तक जमीन से ही जुड़े रहे। कहते हैं पूरे खंड खंड भारत, जो भारत की जमीन टुकड़ों में बटी थी, उसे भी अखंड बनाने में, उसे एकता के सूत्र में बांधने में जो इनका अहम योगदान है, जो पूरे विश्व को चौंकाता है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति इतनी विविधताओं वाले देश को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। और इस तरह से भारत में एकता, टुकड़े भारत को एक सूत्र में बांधने के कारण इन्हें भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के नाड़ियाद नामक स्थान पर हुआ। हालांकि नाड़ियाद इनका ननिहाल था। ये अपने माता पिता के चौथे संतान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 5 भाई और एक बहन होते थे। और इनका पैतृक घर था बोरसद। याद रखेंगे ये कुर्मी जाति से थे, तो कुर्मी से उसमें निकाल लीजिए करमसद। इनका पैतृक गांव कहां था? करमसद में। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और इनकी माता का नाम लाडबाई पटेल था। लाडबाई बड़ी ही लाड लगाती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। उनको लाडबाई नाम भी इसलिए मिला था क्योंकि वे अपने माता पिता की बड़ी लाडली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कहते हैं एक होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो भविष्य में कुछ करने वाले होते हैं ना, उनके बचपन की छोटी छोटी घटनाएं ही कभी कभार देखेंगे ना संकेत देना प्रारंभ करता है। बचपन की एक घटना है जो इनके साहस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बचपन में इन्हें एक फोड़ा हुआ। अब जो फोड़ा का इलाज करने वाला जो वैद्य आया तो कहा इस फोड़ा को अगर रड को गर्म करके अगर इसे फोड़ दिया जाए तो फिर कभी और फोड़ा होगा नहीं। तो कहते हैं वो वैद्य जब रड को गर्म किए, लाल तप्त किए, तो वो खुद ही वो डर रहे थे कि छोटे से बच्चे पर पता नहीं कितना दर्द होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देखते हैं इस दृश्य को और कहते हैं आप डर क्यों रहे हैं?
वो कहा नहीं तुम्हें बड़ी दर्द होगी। वो क्या करते हैं, खुद रड लेते हैं लाल रड को और अपने फोड़ा को फोड़ लेते हैं। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं उनका साहस बचपन में ही जागा। स्कूल के दिनों में जब पढ़ने जाते हैं तो गलत इनसे बर्दाश्त होता ही नहीं था, और सही मायने में सही शिक्षा का यही पहचान है कि वो कभी भी गलती को देखे तो उसका विरोध करता है। शिक्षा वास्तव में गलत का विरोध करने का साहस देता है। और कहते हैं कि इन्होंने बड़ा अजीब सा स्कूल में हाल देखा कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों को विवश कर रहे हैं। टीचर क्या किए हैं कि पुस्तक बेचा करते थे और बच्चों कहते थे कि मेरे पास से ही किताब लेना। वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। विरोध इतना तक करते हैं पटेल कि सभी बच्चों को संगठित करते हैं, वहां से इनका नेतृत्व का गुण जागता है और हड़ताल कर देते हैं कि कोई स्कूल नहीं जाएंगे। अंततः हेडमास्टर को, उस शिक्षक को स्कूल में पुस्तक बेचने पर रोक लगाना पड़ा। ऐसे ही घटना की बात है कि एक बार जब ये मैट्रिक में थे उस समय गुजराती भाषा और संस्कृत भाषा में से कोई एक भाषा चुनना पड़ता था। तो ये क्या करते हैं, गुजराती भाषा चुनते हैं। तो जो गुजराती भाषा के शिक्षक क्लास में आते हैं तो चूंकि वो संस्कृत के ज्यादा प्रशंसक थे, हालांकि पढ़ाते थे गुजराती, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कटाक्ष मारते हुए कहते हैं गुजराती पढ़ने से क्या मिलेगा तुम्हें, संस्कृत रखना चाहिए था। तो वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं कि अगर हम लोग गुजराती नहीं पढ़ेंगे मास्टर जी तो ऐसा होगा कि आप लोग का कैसे चलेगा दिनचर्या। शिक्षक को इतना गुस्सा आता है कि दंड में उन्हें क्या करते हैं, बेंच में खड़ा कर देते हैं, बेंच पर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तुम 200 तक का पहाड़ा लिख के लाना। वल्लभ भाई पटेल को लगता है कि ये भला कौन पनिशमेंट, हम गुजराती सीख रहे हैं, इसमें पहाड़ा का क्या लेना देना है, और वो लिख के नहीं लाते हैं। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल गलत का विरोध करते हैं। और यही विरोध में पता चलता है ना, इनको मैट्रिक पास करने में 22 साल लग गया, यानी 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किए थे। उसके बाद वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं, सफल वकील के रूप में ये अपना नाम कमाते जा रहे थे। इनका विवाह, ये जब बाल विवाह उस समय प्रचलन में था, तो जब ये मात्र 18 वर्ष की उम्र के ही रहे होंगे, उसी समय इनका विवाह हो गया था झावेर बाई पटेल के साथ। ध्यान देंगे, इनका पिता का नाम था झावेर भाई पटेल और इनकी पत्नी का नाम है झावेर बाई या झावेर बेन भी आप कह सकते हैं। एक बेटा और एक बेटी का भी जन्म होता है। बेटी का नाम मणिबेन और इनका बेटा का नाम दाहिया भाई पटेल था। लेकिन कहते हैं कि कुदरत कुछ चीजों को हमसे छीन इसलिए लेते हैं, हम लोग कभी कभार उस समय ना अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये हमसे क्यों छीन लिया है। तो वास्तव में अगर कुदरत हमारे हाथों को खाली ना करेंगे तो फिर उससे बेहतर ना दे पाएंगे। तो एक बार की बात है कि ये कोर्ट में केस लड़ रहे थे, उसी दौरान इन्हें एक व्यक्ति आते हैं और एक पत्र देते हैं। वो पत्र को पढ़ते हैं और पत्र को पढ़ने के बाद कुछ देर खामोश रहते हैं, फिर पत्र को मोड़ते हैं, पैकेट में डालते हैं और फिर केस लड़ना जारी रखते हैं। 2 घंटों के बाद जब सब लोग जाने कि वास्तव में वो पत्र में ये सूचना था कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है,
लेकिन फिर भी ये केस लड़ते रहे। लोगों ने पूछा कि आप तो केस छोड़ के जा सकते थे। तो वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जाने वाला तो चला ही गया है, लेकिन जो जीवित है, जिनका जीवन बच सकता है, तो मैंने ये सोचा कि उनका जीवन बचाया जाना चाहिए। तो वास्तव में लोग यूं ही महान नहीं होते हैं, कितना त्याग करना पड़ता है अपने अंदर के दर्द को समेट करके दुनिया के दर्द को ठीक करने के लिए। एक बड़ा सा हृदय की जरूरत होती है, जो वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी इन घटनाओं से हम लोग। तो इस तरह से पत्नी की मृत्यु 1909 ईस्वी में हो गई और इतने दुख के बाद भी वो केस लड़ते रहे। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुख सुख था अपना, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दुख सुख था अपना, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी प्रभावित होते हैं और 1918 में जब गांधी जी किसानों के लिए खेड़ा में आंदोलन चलाते हैं, तो उस खेड़ा के किसान आंदोलन में जो गांधी जी के साथ मुख्य रूप से खड़ा हुए, जिनके कारण यह आंदोलन सफल रहा था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक जीवन की यात्रा 1918 से प्रारंभ होती है। वकालत छोड़ देते हैं। उसके बाद 1923 ईस्वी की बात है कि जब नागपुर में झंडा ले जाने पर रोक लगा दिया था वहां के जिला अधिकारी ने, और जो कोई भी कांग्रेस का झंडा लेकर चलता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उसी समय जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये वही जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र का संज्ञा दिया गया है। तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। तो हुआ ऐसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं कि अब इसको पटेल आप ही सुलझा सकते हैं। वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और नागपुर में जाकर के झंडा आंदोलन करते हैं। और इनके द्वारा चलाए गए झंडा आंदोलन में ध्यान रखना है, नागपुर का झंडा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। सफलता मिलती है। उसी समय 1923 ईस्वी की बात है, बोरसद जो गुजरात के खेड़ा में है, वहां डकैतों का प्रभाव बढ़ गया था। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, उन डकैतों से बचाने के लिए जो सिपाही अपना खड़ा कर रहे थे, इससे आम जनता से वो 2.5 लाख रुपए की कर वसूली। बोले कि अगर आप लोग इतना देंगे, इतनी धनराशि देंगे तो आप लोग की सुरक्षा देंगे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात की सूचना दी गई तो वो बोरसद जाते हैं। और बोरसद जाने के बाद वो कहते हैं कोई भी नहीं दोगे, सब लोग एकता बनाओ और अपनी सुरक्षा खुद करो। और इस तरह से बोरसद में भी वो जो बोरसद सत्याग्रह चलाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। और गांधी जी से जब यरवदा जेल में मिलने आते हैं तो गांधी जी ने संबोधन करके कहा था, आओ बोरसद के राजा। बोरसद जगह का नाम है जो गुजरात में है। आओ बोरसद के राजा। और इस तरह से बोरसद का राजा किन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे की यात्रा चलती है। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, सभी आंदोलनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लिए। 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। जो हम लोग जानेंगे, संविधान सभा का जब गठन हुआ
तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी मामले का जो परामर्श समिति का अध्यक्ष बने थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उसके बाद जब देश को आजादी मिलनी थी तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले जाते, और एक ऐसे हालात में भारत छोड़कर जा रहे थे जहां देश कई हिस्सों में बटा था, देसी रियासतों में बटा था, जो लगभग 562 देसी रियासतों में विभाजित था अपना देश। तो सबका सबके मन में यह बात चल रहा था कि जब अंग्रेज छोड़कर चले जाएंगे तो सभी देसी रियासत आजाद हो जाएंगे। तो ऐसे हालात में एक राष्ट्र की संकल्पना करना, एक लोकतंत्र देश की कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। और इतने जो अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रहन सहन, इतने देसी रियासतों में जो बटा था, देसी रियासत में बटा था मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में लोग क्या करते थे, अपना राज्य व्यवस्था संभालते थे। तो ऐसे हालात में पूरे देश को एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधने का काम अब कौन करेगा? ये तो ऐसा काम था जो बिल्कुल असंभव प्रतीत हो रहा था। और इस तरह से संविधान सभा के प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिल करके सभी देसी रियासतों को एक सूत्र में बांधा, जिसमें से 3 छूट गए थे, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, जिसको बाद में विलय भी कर लिया गया। तो इस तरह से आजादी से पहले सारे देसी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस तरह से एकता के सूत्र में भारत को पिरो दिए और खंड खंड भारत को अखंड बना दिए। यह काम बड़ा चौंकाने वाला था। इसलिए चौंकाने वाला था कि यह काम जितने कम समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल किए, इनकी कूटनीति की दाद देते हैं लोग, आज भी इतिहासकार मानते हैं कि बड़ा अद्भुत और बड़ा अनोखा, बड़ा अनूठा कार्य ये रहा है। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी अच्छी नीति का प्रयोग करते थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, ये जितना मॉर्निंग वॉक किए और डिनर किए शायद कोई नेता और नहीं किए। क्यों? जानिए। ये हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री के साथ साथ में प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे एवं प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे। तो होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में था। अब क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे में था पूरे खंड खंड भारत को अखंड करना था, एकता के सूत्र में बांधना था। और साथ साथ में इनको और एक जिम्मेवारी मिली थी कि संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे। तो संविधान सभा में भाग लेते थे तो पूरे देश से तो चुन के लोग आए हुए थे, तो अलग अलग विचारधारा के लोग होते थे। तो कभी कभार किसी बात को लेकर इतना असहमति हो जाता था कि कोई सदस्य जब बात नहीं मानता था तो ये क्या करते थे, मनाने के लिए उनको कहते थे, पीठ थपथपाते थे और कहते थे ऐसा करिए ना, कल सुबह आप हमसे मॉर्निंग वॉक में मिलिए। और कहते हैं मॉर्निंग वॉक में जब उस सदस्य को बुलाते थे तो ना जाने उनसे क्या बात करते थे कि अगला जब भाग लेने वो सदस्य जाते थे तो एकदम शांत बैठा रहता था, जो नहीं मानता था वो मान के तैयार रहते थे। ऐसी छवि थी इनकी। एक ये है। और देसी रियासतों के विलय के समय में और एक कूटनीति का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं कि कोई कोई राजा लोग वैसे भी अकड़ वाले होते हैं, तो कोई कोई राजा लोग विलय के लिए मानता ही नहीं था। नहीं मानता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे ना, उनके किसी मंत्री को डिनर में बुलाते थे। और डिनर में बुलाने के बाद वो खूब उन्हें क्या करते थे, पुरस्कार की नीति हो, कहते हैं इनके पास एक बड़ी अच्छी कूटनीति थी, प्राइज एंड स्टिक। मतलब पुरस्कार के रूप में कहते थे राजा को
ना तो उनका धन दौलत लिया जाएगा और ना ही किसी भी प्रकार से उस पर कोई दबाव बनाया जाए। एक स्वतंत्र भारत का वो हिस्सा बनेगा। और मंत्री को जब मना लेते थे तो फिर देसी रियासत विलय होने के लिए तैयार हो जाता था। इस तरह से इतने बड़े टुकड़े हिस्से को जोड़कर जो एकता के सूत्र में बांधे थे, यही काम जर्मनी में किए थे बिस्मार्क। इसलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सच मायने में इतिहासकार जब इसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो बिस्मार्क से भी आगे निकले हैं। क्यों? इसका कारण है क्योंकि बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण किए तो जर्मनी के एकीकरण करना उनके लिए थोड़ा इसलिए आसान था क्योंकि उनके पास एक विशाल सेना थी और भारत के पास तो उस तरह का सेना संगठन था नहीं। उस समय भारत का नौकरशाही उतना मजबूत था ही नहीं और भारत को अंग्रेजों ने ऐसे हालात में छोड़ा जो लहूलुहान था, आर्थिक रूप से जर्जर था। एक तो पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग जा रहा था। ऐसे हालात में लोग दो तरफ से कि इधर जाएं कि इधर जाएं और इस तरह से इतने बड़े भारत को एकता के सूत्र में बांधे। और कितना गजब का संयोग लगा है, इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ और इस 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और इस तरह से छोटे छोटे देसी रियासतों को एकता के सूत्र में बांध करके एक विशाल भारत, एक अखंड भारत को बनाने में जो योगदान दिए, यही कारण है कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा अगर मूर्ति है किन्हीं की तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और इस तरह से आजादी के बाद ज्यादा दिन तक तो ये नहीं जीवित रहे। गांधी जी की मृत्यु के बाद इनको 2 महीने के बाद ही हार्ट अटैक आता है। मानो किसी के जाने के बाद जिनसे प्रेम से जुड़े रहते हैं, मानो उसके साथ प्राण भी विदाई ले लेता है। और अंततः 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत इस रत्न को भारत सरकार ने तब पहचाना, बहुत देर किया पहचानने में। 1991 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जीवन की दास्तान अगर हम देखें, क्योंकि महापुरुषों की कहानी को, इनके दास्तान को शब्दों में पिरो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इनके जिंदगानी को देखें तो हम पाएंगे क्या कि एक छोटे से परिवार से निकल करके अपने किरदार को इतना बड़ा बना गए, हमारे दिलों में इस तरह बस गए सरदार वल्लभ भाई पटेल कि आज इस नाम के बिना हम अपने वर्तमान भारत के नक्शा को, वर्तमान भारत के मानचित्र का कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी जानकारी को जाने। इनसे संबंधित मुख्य बातों में से जानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस किस नामों से हम लोग जानते हैं। तो ये कहलाते हैं भारत का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर विश्व का लौह पुरुष पूछेगा तो बिस्मार्क। उसके बाद भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। फिर जानिए भारतीय एकीकरण के जनक, भारतीय एकीकरण के जनक कहलाते हैं ये। भारत के ये प्रथम
उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। भारत के प्रथम, हम यहां प्रथम को कॉमन ले लेते हैं, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री प्लस गृह मंत्री और प्लस सूचना एवं प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। इसके बाद जानना है कि संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और साथ साथ में जानना है कि ये संविधान सभा के मौलिक अधिकार, संविधान सभा के मौलिक अधिकार, संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष रहे थे। ये समिति के अध्यक्ष। इसके बाद जानना है इन्हें बोरसद का राजा कहा जाता है। बोरसद का राजा, बोरसद कहाँ है? गुजरात में। फिर बारदोली का सरदार, ये दोनों ही उपाधि गांधी जी ही दिए थे। हालांकि 1928 ईस्वी में जब ये बारदोली सत्याग्रह किसानों के लिए चलाते हैं तो बारदोली की महिलाएं प्रसन्न होकर के इन्हें सरदार सरदार कह करके संबोधित करती हैं और गांधी जी से सिफारिश करती हैं और गांधी जी के कहने पर इनके नाम के साथ में सरदार का उपाधि लग गया। कभी कभार पूछता भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिलाओं को कहने पर गांधी जी ने दिया था। इस तरह से बारदोली का सरदार, तो ये इनके उपनाम है। इनके बाद जानना है कि इनका जो जन्म दिवस है, जन्म दिवस कितना? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता तो 31, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता 31 अक्टूबर। और इनका जन्म कब हुआ था, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत को एकता के सूत्र में ये बांधे थे। तो इनका जन्म हुआ कब था? इनकी जन्म तिथि है 31 अक्टूबर 1875। 1875 ईस्वी में जन्मे और 75 साल की उम्र तक जिए। उसके बाद इनका जन्म स्थान जानेंगे। इनका जन्म स्थान यानी इनकी जन्मभूमि नाडियाद है। नाडियाद, नहीं भी याद रहेगा तो नाडियाद याद, नहीं याद है तो फिर नाडियाद, जो कहाँ है? गुजरात में है। इसके बाद इनके मृत्यु तिथि 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जानिए इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था क्या? झावेर भाई पटेल। झावेर भाई पटेल। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी
माता का नाम था लाडबाई, लाडबाई पटेल। हालांकि इन्हें लाडबेन पटेल भी लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम इनके पिता से ही मिलेगा, झावेरी बाई पटेल। इनकी एक बेटी थी, तो बेटी का नाम क्या था? मणिबेन, मणिबेन। और बेटा जिनका नाम था दाहिया भाई पटेल, दाहिया भाई पटेल, ये जान पाए हम लोग। उसके बाद इनसे महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारी में से जानना है, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत 1991 ईस्वी में दिया गया, 1991 ईस्वी में। इसके बाद ये एक प्रमुख नारा दिए थे, उस नारा का नाम था कर मत दो, मतलब डोंट पे टैक्स, कर मत दो। किसानों के लिए जब आंदोलन चला रहे थे तब। उसके बाद इनका एक बड़ी महत्वपूर्ण आंदोलन जिसमें से आप लोग जानेंगे, एक 1928 में जो चलाए थे, 1928 का आंदोलन इनका जो बारदोली आंदोलन था, बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहीं की महिलाओं ने खुश होकर गांधी जी को इन्हें सरदार की उपाधि देने के लिए कहा था। और इनका 1931 ईस्वी का जो कराची कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, ये भी स्मरणीय पॉइंट है जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है। कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसी समय इन्होंने मौलिक अधिकार का मांग किया था, अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। 1923 ईस्वी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ था, नागपुर झंडा आंदोलन जो चलाए थे। और नागपुर झंडा आंदोलन जो हम लोग चर्चा किए थे, और बोर सद वाला जो चर्चा कर लिए, बोरसद के राजा कहा गया था, वो डकैतों के लिए जो था, उस 1923 के दिसंबर में चलाए थे, जो 1924 तक चला था। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को जान पाए। और इनका शख्सियत इतना बड़ा है, इतना शख्सियत बड़ा है कि इनकी जो मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय इतिहास के पन्नों का वो बड़ा नाम है जो गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत जैसे महान शख्सियत के होने के बाद भी अपने किरदार को इतना उच्च करते हैं, इतना श्रेष्ठ करते हैं, अपने कारनामों से, अपने सुंदर कार्यों से खुद को सदैव के लिए अमर कर गए। ये लोग जो इस मिट्टी के लिए कुछ कर जाते हैं, कभी मिटते नहीं हैं। ये हमें संदेश दे गए हैं कि विरासत में जो देश दे गए हैं, उन्हें अब हमें संभालना है, उसे श्रेष्ठ बनाना है। इनके जीवन से एक महत्वपूर्ण चीज सीखना है कि हमें एकता को बनाए रखना है, क्योंकि आज एकता को लेकर के लोग कई कई तरीकों से बट गए हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम कुदरत की उस योजना को समझे। कुदरत ने बख्शा था
एक हंसी जहां टुकड़े टुकड़े कर डाला क्यों इंसान, कहीं बनाया अमेरिका, कहीं रसिया, कहीं जापान, कहीं बनाया पाकिस्तान, तो कहीं हिंदुस्तान। आओ 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 मिलकर हम बनाए एक ऐसा मकान, जहां रहे इंसानियत और इंसान। आओ 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 मिलकर हम बनाए अमन का एक ऐसा मकान, जहां रहे इंसानियत और इंसान। आइए हम पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधते हैं, बिखरे बिखरे ना रहे, बटे बटे ना रहे। आइए एक साथ जुड़ते हैं, एकता ही बल है, इस कहावत को सार्थक बनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगानी यही संदेश देती है, जिंदगी जिंदाबाद।